राष्ट्रीय शिक्षा नीति 34 वर्षों के बाद चिर प्रतीक्षित एक ऐसी नीति आई है जो समाज और राष्ट्र जीवन के प्रत्येक पक्ष को एक साथ लेकर के होलिस्टिक अप्रोच में विकास के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए उसमें रूपरेखा दी गई है। आरोप ये भी लगते हैं कि राष्ट्रवाद, कट्टर राष्ट्रवाद और आरएसएस का एजेंडा शिक्षा में थोपा जा रहा है। हमने एक संकल्प ये भी लिया है, आत्मनिर्भर जबलपुर। उसका मूल कारण है कि विश्वविद्यालय में रिक्रूटमेंट का काम नहीं हो पाया, नियुक्तियों का। जहां 150 शिक्षक होने चाहिए, 50 मात्र शिक्षक हैं। इस तरह से जेएनयू, बीएचयू की लाइब्रेरियां 24 घंटे खुली रहती हैं और हमारे यहाँ बिल्कुल उलट अच्छी पुस्तकें, समय सारणी का में अनियमितताएं, इस तरह की शिकायतें सामने आई हैं। इसको लेकर के क्या कहेंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि जो समस्याएं आ रही हैं उनको हम लोग दूर करेंगे। वो दूर करना असंभव नहीं, बिल्कुल सरल है और हम दूर करने में सक्षम है और दूर करेंगे। ये नई नीति, नई शिक्षा नीति आने वाले समय में कैसे बदलाव लेकर के आएगी, इस बारे में आप क्या? नमस्कार। शिक्षा में बदलाव को लेकर के बातचीत तो बहुत हुई, लेकिन अब समय क्रियान्वयन का है। नई शिक्षा नीति को लेकर के लोगों में उत्साह भी है तो कुछ आशंकाएं भी। 650 पेज के इसके विशाल मसौदे पर कॉलेजों की स्वायत्तता का जिक्र है। ऐसे में वर्षों से चेकपोस्ट की भूमिका अदा कर रहे विश्वविद्यालयों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। नई शिक्षा नीति और विश्वविद्यालय से संबंधित और भी जानकारियों के लिए आज हम मौजूद हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में और बातचीत के लिए हमारे साथ हैं विश्वविद्यालय के कुलपति कपिल देव मिश्र। सर, जैसा कि नई शिक्षा नीति में कॉलेजों की स्वायत्तता को काफ़ी प्रमुखता दी गई है, इसको लेकर के जो विश्वविद्यालय की जो भूमिका रही है अभी तक, परीक्षाएं आयोजित करना, रिजल्ट निकालना, तो इन सब चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे और कॉलेज कहीं शिक्षा के संस्थान के एवज में पैसे कमाने वाले इंस्टीट्यूट बनकर ना रह जाएं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 34 वर्षों के बाद चिर प्रतीक्षित एक ऐसी नीति आई है जो समाज और राष्ट्र जीवन के प्रत्येक पक्ष को एक साथ लेकर के होलिस्टिक अप्रोच में विकास के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए उसमें रूपरेखा दी गई है। विश्वविद्यालय और कॉलेज, इन दोनों का बड़ा आत्मिक रिश्ता प्रारंभ से ही रहा है, लेकिन इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऑटोनॉमी उनको प्राप्त हो जाएगी। 15 वर्षों के लिए लक्ष्य रखा गया है जो अच्छा कार्य करेंगे और जो अच्छा गुणात्मक वृद्धि करेंगे, चाहे वो टीचिंग हो, एकेडमिक हो अथवा रिसर्च से जुड़ी हुई बातें हों, उन दोनों को मानक स्तर पर देखा जाएगा। और जिन महाविद्यालयों की संख्या कम होगी विद्यार्थियों की, उनके बंद होने की भी संभावना है। इसलिए गुणात्मक वृद्धि पर जोर दिया गया है। तो जो गुणवत्ता से युक्त होगा वही अस्तित्व में रहेगा। इस शिक्षा नीति की सबसे अच्छी बात यही है और ये सभी के लिए ध्यान दिया गया है, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय परिवार हो। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के बाद अभी छिंदवाड़ा में नए विश्वविद्यालय की अवधारणा सामने आई है। वहाँ बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा के जो भी कॉलेजेस हैं वो आरडीवीवी से अलग होकर के इसको किसी न किसी प्रकार आर्थिक रूप से प्रभावित करेंगे। विश्वविद्यालय को जो आय का एक स्रोत था वो वैसा नहीं रह जाएगा। इस विषय पे क्या कहेंगे? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रारंभ से ही शिक्षा को उन्नयन के साथ हमारा युवा जो है, विद्यार्थी, वो स्वावलंबी भी हो और स्वाभिमानी भी हो, उसके लिए रोजगार युक्त शिक्षा प्रारंभ किया। जहाँ तक बात है कि महाविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात है, तो विश्वविद्यालय धीरे धीरे क्रमशः जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो उसी दिशा में ले जाती है कि विश्वविद्यालय अंत समय में अकेला रहेगा। इसलिए विश्वविद्यालयों को स्वावलंबी होना आवश्यक है और वो चाहे शोध हो, चाहे वो अपने शैक्षिक वातावरण को, पर्यावरण को अच्छा बनाने की बात हो, इन दोनों दिशाओं में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रारंभ से ही कार्य कर रहा है। और शिक्षा का उद्देश्य अर्थ उपार्जन नहीं है, आजीविका की क्षमता मात्र विकसित करना शिक्षा का हेतु नहीं हो सकता, वरन मानव को मानवीयता के गुणों से युक्त करना ही शिक्षा का हेतु है। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी इसी दिशा में क्रमशः आगे बढ़ रहा है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस दिशा में हमने कार्य करना प्रारंभ किया गया है वो पूरा प्रादर्श उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आ चुका है।
ये नई नीति नई शिक्षा नीति आने वाले समय में कैसे बदलाव लेकर के आएगी, इस बारे में आप क्या 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 सोच रहे हैं? भारत में सर्वप्रथम डॉक्टर राधाकृष्णन जो शिक्षाविद हुए, उनके नेतृत्व में एक आयोग गठन किया गया था। उसमें एक प्रमुख बात उन्होंने कही थी कि किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 3 लक्ष्य है। एक तो प्राचीन ज्ञान जो है, पुरातन और सनातन ज्ञान को ट्रांसफर होना चाहिए नई पीढ़ी में। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो वर्तमान समय में है उसमें ज्ञान का सृजन नवीन स्वरूप में आना चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने कही कि जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के लिए युवाओं को हम तैयार करें, ये शिक्षा नीति में होना चाहिए। इसके बाद हमारे यहाँ कोठारी आयोग का गठन हुआ। कोठारी आयोग ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि भारत के शिक्षाविद अथवा विद्वान जो हैं, इनका जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है चिंतन का, वो यूरोप अथवा अमेरिका है। यदि वो केंद्र हमारा भारत हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन दोनों बातों का ध्यान रखा गया है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जो विचार हैं और डॉक्टर कोठारी जी के, इन सभी चुनौतियों और समस्याओं का इसमें सम्यक समाधान दिया गया है, जो जड़ से लेकर जग की बात करते हैं, अतीत से लेकर वर्तमान और भविष्य की बात करते हैं, और साथ ही साथ वैश्विक क्षितिज पर ग्लोबल सिटीजन हमारा युवा कैसे बनेगा और भारत विश्व गुरु किस प्रकार बनेगा आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से, ये संपूर्ण व्यवस्था इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दी गई है। कुछ विचारधाराएं ऐसी भी हैं देश में, और उन विचारधाराओं से जुड़े हुए बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय ऐसे भी हैं जो इस तरह की अवधारणा को सही नहीं मानते हैं। इस विषय में क्या कहेंगे? ये भारतवर्ष विविध संस्कृतियों, विविधता में एकता की बात करता है, और एकम सद विविधता बहुधा बंधन, सत्य एक है, उसी से सब निकले हुए हैं। विचार मत वैभिन्न होना ये तो स्वाभाविक है, वादे वादे जायते तत्वबोधा अपने यहाँ कहा गया है। लेकिन सभी विश्वविद्यालयों में किसी विचार, किसी पंथ, किसी जात, किसी धर्म, शिक्षा किसी एक को लेकर नहीं चलती। वो तो सर्वभूत हिते रता, सर्वे भवन सुखिनः, सभी के लिए वो है। और इसीलिए केवल भारत, केवल भारतीयता और भारत को ही आदर्श मान के, भारत को ही आधार मान करके शिक्षा की पुनर्रचना होनी चाहिए, और वही की गई है। वो सभी को समाहित करेगी, चाहे सब एक ही जगह जाकर के मिलेंगे, जैसे सब सारी नदियां जाके समुद्र में मिलती हैं, वैसे शिक्षा सबको एक में मिलाएगी, और एक ही उद्देश्य है भारत का उन्नयन। ये उन विचारधाराओं को इसमें कोई स्थान नहीं मिल सकता है जो इस प्रकार के खंडन की बात करती है। ये तो अखंड भारत की बात है, और होलिस्टिक अप्रोच इसमें है, इंटीग्रेटेड अप्रोच, एकात्म भाव इसमें साफ दिया गया है, जो व्यवहारिक धरातल पर विद्यार्थियों के माध्यम से और शिक्षकों के माध्यम से और अभिभावकों के, इन त्रिवेणी जो समाज और विद्यालय और इंडस्ट्री, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय सब जुड़ कर करके एकात्म भाव से इस भारतीयता के स्वरूप को व्यवहारिक धरातल पर उतारेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आरोप ये भी लगते हैं कि राष्ट्रवाद, कट्टर राष्ट्रवाद और आरएसएस का एजेंडा शिक्षा में थोपा जा रहा है। शिक्षा किसी एक के लिए नहीं होती है, ये तो भारत और भारतीयता की ही केवल बात है। जो लोग कहते हैं कि इस प्रकार की जो चर्चा आप कर रहे हैं, इस प्रकार की चर्चाएं तो मनगढ़ंत है। जो हमने डॉक्टर राधाकृष्णन जी की बात की और डॉक्टर कोठारी जी की बात की, वो उस वैचारिक अधिष्ठान पर खड़े होकर चिंतन करते हैं जो हमने पूर्व में कही। जिनका वैचारिक अधिष्ठान भारत माता है और भारत है, वो तो वही बात करेंगे जो सब लोग करते हैं, जो अच्छे आदर्श, जो हमारी सनातन संस्कृति का उद्घोष ही है, कृण्वन्तम विश्वमार्यम और उत्तिष्ठ जागत प्राप्त वरान्यवदत्, युवाओं के लिए एक उठो जागो, लक्ष्य जब तक प्राप्त न हो तब तक आप पुरुषार्थ करते रहिए। उस दिशा में तो चिंतन की एक ही धारा होगी। जहां भारत है, यदि भारतीय चिंतन, भारत आज भारतीय उनका गुरुत्वाकर्षण का केंद्र भारत होगा, तो उनका चिंतन भी एक ही होगा। उसमें कोई पक्ष की बात ही, विपक्ष की बात ही नहीं। सर, अब विश्वविद्यालय को लेकर के कुछ चर्चाएं करते हैं। कोविड-19 के बाद एजुकेशन के डिजिटलीकरण को लेकर के काफ़ी महत्व दिया गया, लेकिन विश्वविद्यालय के बहुत सारे संकाय विभाग ऐसे हैं जो कहते हैं कि इंटरनेट सेवा बहुत स्लो है और बहुत सारी तकनीकी अड़चनें आ रही हैं। इन्हें कैसे दूर किया जा रहा है?
शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी रहे, निर्बाध शिक्षा चले, इसको लेकर के क्या प्रयास विश्वविद्यालय कर रहे हैं? कोरोना संक्रमण ने पूरे देश में ही नहीं विश्व में एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी, परिस्थिति कि जिसके सामना करने के लिए कोई तैयार नहीं था। एकाएक ये आया है, तो सभी ने अपने में परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस की और राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसी को हम लोगों के सामने रखती है। डिजिटल इंडिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही बात की, डिजिटल एजुकेशन की बात हो रही। तो इस समय तकनीकी माध्यम से ही हम सब कुछ कर रहे हैं, वर्चुअल क्लासेस कर रहे हैं, और ये बात सच है कि अभी व्यवस्था उस कोट की नहीं है जैसा हम अपेक्षा करते हैं और जैसा होना चाहिए। विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय हो या अन्य संस्थाएं हो, अथवा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, उस दृष्टि से हम स्वतः लग करके और वो व्यवस्था धीरे धीरे कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो डिजिटलाइजेशन की बात है, जिसमें कठिनाइयाँ वो दूर हो रही हैं, और हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार आधार अपना पक्का बना सकते हैं, अपनी जड़ को हम मजबूत करने में सक्षम होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। विश्वविद्यालय में पहले अलग अलग संकाय और विभाग अध्यक्ष जो हैं प्रोजेक्ट्स को लेकर के काफ़ी रुचि लेते थे, लेकिन अकाउंट और ऑडिट की अड़चनों के चलते उन्हें दिलचस्पी लेना बंद कर दिया है। इससे छात्रों को जहां व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिल पा रहा है, वहां जो अनुदान पहले आता था वह भी रुका हुआ है। इसको लेकर विश्वविद्यालय कुछ प्रयत्न कर रहे हैं क्या? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ही नहीं, सभी विश्वविद्यालय में जो आपने कही ये समस्या है, उसका मूल कारण है कि विश्वविद्यालय में रिक्रूटमेंट का काम नहीं हो पाया, नियुक्तियों का। जहाँ 150 शिक्षक होने चाहिए, 50 मात्र शिक्षक हैं, और उसका कारण है कि अभी रोस्टर की में जो निर्धारण है वो चल रहा है, माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन भी है। सरकार से जैसे अनुमति हमको मिलेगी, हम तुरंत उस कार्य को करेंगे। और प्रोजेक्ट जैसे जो बात कर रहे हैं, वो कठिनाई तो आती है, लेकिन कठिनाइयों को दूर करना हम लोगों का, प्रशासन का काम है, वो हम दूर कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ 20 करोड़ का प्रोजेक्ट, 10 करोड़ जिसमें मिला भारत सरकार से, बायो डिजाइन का सेंटर केवल मध्य प्रदेश में नहीं, देश में पहली यूनिवर्सिटी है जो इस प्रकार की प्राप्ति की है, और सारे नवाचारों का उसमें प्रयोग किया जा रहा है, जो समसामयिक चुनौतियों में हमारे बालक बालिकाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए जो चुनौतियां आ रही विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में, तो छोटे छोटे प्रयोग करते हुए बच्चों को नवाचारों के माध्यम से हम तैयार कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो समस्याएं आ रही हैं उनको हम लोग दूर करेंगे। वो दूर करना असंभव नहीं, बिल्कुल सरल है, और हम दूर करने में सक्षम है और दूर करेंगे। क्या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में भी योजनाएं बन रही हैं जो रोजगार परक शिक्षा दें और छात्र यहाँ से पढ़ने के बाद, उच्च शिक्षा लेने के बाद पाँव पर खड़े हों अथवा अपना कुछ काम करें? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में जब मैंने कार्यभार ग्रहण किया था, उसी समय हमने जो आज वर्तमान समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत, तो हम आत्मनिर्भर कैसे स्वावलंबी भारत बनेगा। गांव 6,38,365 हमारे देश में जो गांव हैं वो सब कुछ गांव से ही प्राप्त होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने 2 पाठ्यक्रम यहाँ तत्काल शुरू किए। एक तो वोकेशनल कोर्सेज, क्योंकि ये हमारे वनवासी क्षेत्र है, और स्किल डेवलपमेंट। यहाँ पर जो हमने प्लेसमेंट के लिए रोजगार मेला लगाया, तो रोजगार मेले में बहुत सी कंपनी आई, तो हमने देखा बच्चों में जो स्किल होना चाहिए कंप्यूटर और अंग्रेजी की, उसमें कुछ उनको कठिनाई हो रही थी। तो हमने सबके लिए कंपलसरी किया कि 1 सेमेस्टर आपको कंप्यूटर पढ़ना है, 1 सेमेस्टर अंग्रेजी पढ़ना है, क्योंकि उनका प्लेसमेंट अच्छा होगा तभी जब उनमें ये ज्ञान उनके अंदर सन्निहित रहेगा। तो हमने वोकेशनल कोर्स और स्किल डेवलपमेंट दोनों चलाए एक साथ, और जिसका परिणाम बड़ा सकारात्मक और बहुत अच्छा रहा। सबसे अच्छी बात यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जो व्यवस्था दी है, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिस्ट, कोई भी विद्यार्थी यदि किन्हीं कारणों से बीच में शिक्षा में वो आगे नहीं बढ़ पाता है और बीच में ही पाठ्यक्रम छोड़ देता है, तो हमारे यहाँ आज के 4 वर्ष पूर्व ही वोकेशनल कोर्स में हमने प्रारंभ किया। तो 1 वर्ष यदि कोई बच्चा पढ़ता है तो हम उसको सर्टिफिकेट कोर्स देते हैं, 2 वर्ष डिप्लोमा आगे पढ़ता है तो डिग्री प्राप्त करता है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसी व्यवस्था दी गई है। हमने एक संकल्प ये भी लिया है, आत्मनिर्भर जबलपुर, इस पर कार्य कर रहे हैं हम लोग। और हम केवल विश्वविद्यालय के माध्यम से ही युवाओं के लिए नहीं, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र माध्यम है कि समाज की संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन करने में कोई सक्षम है तो शिक्षा ही है। तो उस दृष्टि से जबलपुर आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, उसमें हमने 2 आयाम लिया है, शिक्षा और स्वास्थ्य। उस पर विभिन्न क्षेत्रों के जो, जैसे हमारे सारे वाइस चांसलर हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जैसे हमारे स्टार्टअप चल रहा है नगर निगम में और जगह, तमाम NGO बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
नेतृत्व करने वाले जो उद्योगपति हैं उन सबको जोड़ करके कैसे स्वावलंबी बनेगा, कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, उस दिशा में भी हम आगे कार्य कर रहे हैं। क्योंकि अंतिम लक्ष्य केवल ये नहीं है कि हम नौकरी प्राप्त कर लें। अगर कोई स्वरोजगार करता है तो वो बच्चों को नौकरी भी देगा, स्वयं भी अपना घर का परिवार का खर्चा चलेगा, लेकिन 10, 20, 50, 100 आदमियों को भी काम देगा। आज देश में इसी की आवश्यकता है। तो हम इस प्रकार से शिक्षा की पुनर्रचना कर रहे हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय उसी दिशा में हमारे आगे बढ़ रहा है। व्यावसायिक अध्ययन एवं कौशल विकास संस्थान की हमने एक नई स्थापना की और वो इस दिशा में बड़े सुदृढ़ ढंग से कार्य कर रहा है। इस तरह से JNU, BHU की लाइब्रेरियाँ 24 घंटे खुली रहती हैं और हमारे यहाँ बिल्कुल उलट अच्छी पुस्तकें, समय सारणी का में अनियमितताएं, इस तरह की शिकायतें सामने आई हैं। इसको लेकर के क्या कहेंगे? किसी भी संस्था में जो पुस्तकालय होता है वो विश्वविद्यालय की आत्मा होता है और इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा, स्पिरिचुअलिटी द सोल ऑफ इंडिया, आध्यात्मिकता भारत की आत्मा है। और वो आत्मा जो पुस्तकों के माध्यम से, आज तो डिजिटलाइजेशन की पूरी बात हो रही, तो डिजिटल कैसे लाइब्रेरी बने, इस दिशा में निर्देश भी दे दिया गया और कार्य भी प्रारंभ हो गया। कतिपय कठिनाइयाँ प्रशासनिक स्तर पर हैं, उसको हम दूर कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो लक्ष्य, जो विद्यार्थियों के लिए 24 घंटे वो उपलब्ध रहे, क्योंकि अब UGC भी ऑनलाइन सब कुछ व्यवस्था हो रही, वो घर पर बैठ करके कैसे पढ़ सके, उस दिशा में कार्य हो रहा है। सबको बता भी दिया गया, आगे बढ़ रहे हैं, वो कार्य निश्चित रूप से पूरा होगा। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय इस कोरोना संक्रमण काल में शिक्षा के साथ विभिन्न क्षेत्रों में अनेक कार्य किए और प्रयोगधर्मी भी रहा है। जैसे हमारा आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं तो हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट ने सैनिटाइजर तैयार किया है, हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थियों ने मास्क की तैयारी की है। इसी प्रकार छोटे छोटे प्रयोग करके समाज में कैसे पहुंच सकता है, इस दिशा में हम चल रहे हैं। और साथ ही साथ इस 4 महीने में लॉकडाउन में जितने भी आयाम होते हैं शिक्षा के, वर्चुअल हम लोग संगोष्ठी का आयोजन सतत कर रहे हैं और उसका परिणाम भी सुखद आ रहा है। उसका परिणाम ये है कि हमारे विद्यार्थी, चाहे वो शोधकगण हों, शोध छात्राएँ हों या अन्य विद्यार्थी हों, हमारे आचार्य हों, शिक्षक हों, अतिथि विद्वान हों, सभी को एक मार्गदर्शन मिल रहा है और उनको एक सही दिशा मिल रही है। पूरा विश्वविद्यालय उस दिशा में सतत क्रियाशील है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति और वर्तमान शिक्षा की जो व्यवस्था है उसके संयोजन, उसको कैसे और उत्कृष्ट बनाया जाए। जो हमारा लक्ष्य ही है कि उत्कृष्ट शिक्षा और रोजगार, समय पर परीक्षा, समय पर परिणाम, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय केवल मध्य प्रदेश में नहीं, वह पूरे भारत में अपना एक उत्कृष्ट स्थान स्थापित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने बहुत से ऐसे उपयोगी कार्य किए जो समाज और राष्ट्र के लिए लाभदायक सिद्ध हुए हैं। आगे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि विश्वविद्यालय इसी तरह की भूमिका अदा करेगा। द लोक नीति के लिए अपने साथी मुकेश झा के साथ मैं तरुण मिश्र।